नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हमने जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसका तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पहले और दूसरे चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लिए थे, और आज की इस वीडियो में हम तीसरा चैप्टर विद्युत धारा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहां पर देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का संकलन किया है, और एक एक करके चैप्टर वाइज उनका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर देख लिए, और इस वीडियो में हम तीसरा चैप्टर विद्युत धारा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए, राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी जो ब्लूप्रिंट है, उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जबकि इस चैप्टर में से 2 लघुतरात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर ये जो चैप्टर है वो 3 अंक का होने वाला है। छोटे मोटे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 3 अंक के होंगे। वैसे यदि आप इस ब्लूप्रिंट में इस चैप्टर के क्वेश्चन देखें तो ये एक छोटा क्वेश्चन, ये भी छोटा क्वेश्चन, ये एक शब्द या एक लाइन का क्वेश्चन, तो इस पूरे चैप्टर में से छोटे छोटे ही प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इस चैप्टर को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, इसके एक एक तथ्य को, एक एक कॉन्सेप्ट को यहां पर समझना होगा, क्योंकि यहां से इस चैप्टर में से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बिना किसी देरी के हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि संलग्न परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक है। हमारे को एक डायग्राम यहां पर दे रखा है, जिसमें यहां पर एक 5 ओम का रेजिस्टेंस, यहां पर भी 5 ओम का, ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम। यदि मैं इस सर्किट को अच्छे से यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो सर्किट है वो किसी व्हीटस्टोन सेतु की भांति है। ये वाला रेजिस्टेंस P हो जाता है, ये वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाता है P, ये हो जाता है Q, ये हो जाता है R, और ये हो जाता है S। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि P/Q बराबर होता है R/S। ये व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध कहलाता है। इस कलर को मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं, क्या ये वाला कलर ठीक है? ये कलर भी वैसे लाइट ही है। चलिए आगे देखेंगे। ये हमारा है संतुलन प्रतिबंध। क्या है? संतुलन प्रतिबंध। तो यहां पर ये संतुलन 5 5 5 5, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस होता है ये यहां पर कार्य नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, वर्क ही नहीं करेगा। तो 10 ओम का प्रतिरोध, 10 ओम का प्रतिरोध कार्य नहीं करता है, प्रतिरोध कार्य नहीं करता है। ठीक है, 10 ओम का प्रतिरोध कार्य नहीं करता है। तो अब हमारे पास में ये रह गया P, Q, R और S रह गए। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध में यहां पर ज्ञात कर लेता हूं। P और Q का, ये दोनों ही श्रेणी क्रम में, दोनों ही श्रेणी क्रम में है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा? श्रेणी क्रम में है तो यहां पर P और Q का सीधा जोड़ हो जाएगा। P और Q का क्या हो जाएगा? सीधा जोड़। तो 5 और 5 ओम कितने हो गए? 10 ओम हो गए हैं। 5 और 5 कितने हो गए? 10 ओम। इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं R2। तो ये है अपने पास में R प्लस S, ये भी 5 और 5, तो कितना हो गया? 10 ओम हो गया।
अब अपने पास में ऊपर यहां पर R1, नीचे यहां पर R2, R1 और R2 दोनों ही क्या है, समांतर क्रम में है। तो 1/R' बराबर 1/में R1 प्लस 1/में R2 बराबर 1/10 प्लस 1/10, यह आ गया 2/10 और यहां से R' बराबर आ जाएगा अपने पास में 5 ओम। कितना आ गया, R' की वैल्यू आ गई है 5 ओम। तो इस सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध है वो आ गया है 5 ओम। इसमें से बहने वाली धारा, अपन को क्या करना है, इसकी रीडिंग ज्ञात करने के लिए इसमें से बहने वाली धारा ज्ञात करनी। तो I बराबर होता V/में R टोटल रेजिस्टेंस। तो V का मान है 2, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास में आ गया 5, ये आ गया एम्पियर में। तो 2/5 एम्पियर, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चालक का ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, चालक का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये हम जानते हैं। देखिए उसके पीछे रीजन है कि विश्रांति काल बढ़ता है, घटता है, द्रव्यमान चेंज होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो तो ताप से प्रभावित नहीं होता, तो ऑप्शन बी और डी तो किसी भी स्थिति में नहीं होंगे। अब विश्रांति काल पर क्या असर पड़ता है, ये मैं थोड़ा सा आपको एक फॉर्मूले के जरिए बता देता हूं। रो बराबर हम जानते हैं m/n(e²τ), ये हम जानते हैं, ठीक है। अब आर और रो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। आर और रो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, जब लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नियत रहेंगे तो किसी भी चालक तार का रेजिस्टेंस उसकी प्रतिरोधकता के समानुपाती होगा। अब यहां पर ताप बढ़ेगा, ताप क्या होगा, इंक्रीज, तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, गतिज ऊर्जा इंक्रीज हो जाएगी। गतिज ऊर्जा इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब वेग बढ़ेगा तो देखिए ये अपने पास में विश्रांति काल का फॉर्मूला टो बराबर λ/v(r). तो यहां से ये v इंक्रीज होगा तो टो क्या हो जाएगा, विश्रांति काल डिक्रीज हो जाएगा। विश्रांति काल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां से विश्रांति काल घट जाता है, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, विश्रांति काल घट जाता है। और जब विश्रांति काल घटता है तो रो बढ़ता है, आर बढ़ता है, रो बढ़ेगा, आर बढ़ेगा। ये आपको सारी चीजें, सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ जाता है, जिससे टो घट जाता है। टो घटेगा तो आर या जो रो है वो दोनों ही इंक्रीज होंगे। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। हमें धारा का जो मान है वो दे रखा है 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर दे रखा है। ओके, अब हमारे को प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें यहां पर पूछी है। तो देखिए I बराबर हम क्या जानते हैं, Q/T। Q की जगह हम लिख सकते हैं N × A, आवेश के क्वांटीकरण से हमें यहां पर N/T की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो N/T प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो I/E आ जाएगा। I की जो वैल्यू है वो है 3.2, E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इसमें इसका भाग लगाएंगे तो ये आ गया 2, 10 की घात ऊपर जाएगी तो -19 का हो जाएगा +19, यह आ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति सेकंड। तो यहां से आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है।
हमारे पास में एक सेल दे रखा है, उसका आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आंतरिक प्रतिरोध जितना कम हो उतना ही बढ़िया रहे। तो आदर्श स्थितियों में उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, शून्य। हालांकि ऐसा व्यवहारिक रूप में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आदर्श स्थिति में आदर्श सेल का जो प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है, वो कितना होता है, शून्य होता है। जब किसी सेल से धारा ली जाती है तब टर्मिनल वोल्टता का सूत्र है। तो देखिए, जब निरावेशन इसके समय धारा ली जाती है, यही कहा गया है, तो वो है निरावेशन। तो निरावेशन के समय जो टर्मिनल विभवांतर होता है V बराबर E माइनस आई आर होता है। आवेशन के समय, क्योंकि जो द्वितीयक सेल होते हैं उनको हम आवेशित कर सकते हैं, तो आवेशन के समय है, इसका चिन्ह आप देख लीजिए, इसका जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए। हमें इस क्वेश्चन के अंदर निरावेशन के समय पूछा गया है, धारा लेते समय पूछा गया है, तो ऑप्शन ए ही यहां पर सही हो जाएगा। यदि चार्ज करते समय पूछते तो ऑप्शन कौन सा होता, ऑप्शन सी सही होता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में, एक एचपी में 746 वाट होते हैं। अब देखिए, दिए गए चित्र में धारा है 3 एम्पियर और क्षेत्रफल है 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 मीटर स्क्वायर, तो धारा घनत्व होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, अपने पास में एक फॉर्मूला है धारा घनत्व का, I बराबर होता है J वेक्टर डॉट A वेक्टर, दोनों ही सदिश राशि। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं JA कोस थीटा, जहां थीटा है वो J और A के बीच का एंगल होता, तो J बराबर आ जाएगा I अपॉन में A कोस थीटा। और यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमें I का मान कितना दे रखा है, 3 एम्पियर। ये हमें क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। दोनों की वैल्यू रख दीजिए बच्चों, कितना है 3 अपॉन एक का मान कितना 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 कोस थीटा। थीटा की वैल्यू हमें यहां पर देखिए, ये जो चालक तार है ये तिरछा कटा हुआ है, तो इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो अपन को इतना दे रखा है। और यहां से यदि हम जे की डायरेक्शन में एस और जे की डायरेक्शन देखें तो इनके बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री है, तो कोस 60 डिग्री यहां पर हम पुट कर देंगे। कोस 60 डिग्री का मान है ना वो 1/2 होता है, तो 3/6 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात माइनस 6 से ऊपर जाएगी तो प्लस 6, ये आ गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये अपने पास में आ गया है धारा घनत्व। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गतिशीलता की विमा क्या है, ये जो गतिशीलता है इसकी विमा क्या है। तो गतिशीलता का फॉर्मूला क्या होता है, गतिशीलता को म्यू से लिखते हैं और ये होता है वीडी बट्टे में ई, वीडी बट्टे में ई। वीडी तो वेग है, तो म्यू की विमा वही होगी, म्यू की विमा वही होगी जो वीडी बट्टे में ई की विमा होगी, वीडी बट्टे में ई की विमा होगी। इसका एक और सिंपल सा फॉर्मूला ई टो अपॉन में एम, ये मेरे को ज्यादा अच्छा लगा, तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग विमा निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा काम। ई यहां पर आवेश है और आवेश की विमा क्या होती है, A1 T1, तो यहां पर विश्रांति काल मतलब समय है जिसकी विमा हो जाएगी T1। M यहां पर द्रव्यमान है जिसकी विमा हो जाएगी M1। तो देखिए फाइनली जो इसकी विमा है वो क्या निकल कर आ रही है, M की घात -1, L की घात 0, T की घात 2, A की घात 1। चलिए देखेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है, मुझे ऑप्शन बी सही दिख रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि 2.1 वोल्ट का एक सेल 0.2 एम्पियर की धारा देता है, तो ये धारा
10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा वो हमें पूछा है। सेल इतने वोल्ट का है, इसका मतलब सेल का विद्युत वाहक बल हमें दे रखा है 2.1 वोल्ट। 2.1 वोल्ट हमें दे रखा है सेल का, और ये धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें से आई का मान हमें दे रखा है 0.2 एम्पियर। ठीक है, इसके साथ में ये धारा 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछा है, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, ये हमें दे रखा है 10 ओम। किसी भी चालक में से बहने वाली कुल धारा है, इसको हम आई से लिखते हैं, ये कुल विद्युत वाहक बल बटेवा कुल रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो कुल रेजिस्टेंस है वो बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध दोनों के योग के बराबर होता है। तो यहां से R प्लस में स्मॉल r इक्वल टू E बटेवा I आ गया। E की जो वैल्यू है, E का जो मान है वो हमें क्वेश्चन में 2.1 और धारा की जो वैल्यू है वो 0.2 पॉइंट हटा देंगे तो ये आ गया 21 बटेवा 2 10.5 आ गया 10.5। कैपिटल R का जो मान है वो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा 10, तो ये आ गया अपने पास में स्मॉल r का मान आ गया 10.5 माइनस 10 बराबर आ गया है 0.5 ओम। 0.5 ओम हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब यहां से आप ध्यान दें, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आंसर बी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किरचॉफ के नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ में संधि पर, जो किरचॉफ का पहला नियम है वो है इसमें कि संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखें, दिए गए चित्र में धारा I का मान होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें किरचॉफ का पहला नियम लगेगा, संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग कितना होता है? शून्य। संधि पर आने वाली धाराओं का योग, संधि पर आने वाली धाराओं का योग ये बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो संधि के पास में जितनी धाराएं आ रही है उतनी ही धाराएं संधि से दूर जा रही है, उतनी ही धाराएं संधि से दूर जा रही है। ओके, तो संधि के पास में कौन कौन सी आ रही है? ये आ रही है, ये आ रही है और ये आ रही है। तो 2 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, ये किसके बराबर होगी? संधि से दूर जाने वाली। तो 4 प्लस आई, तो इन सब का जोड़ लीजिए इनको, 11 माइनस 4 बराबर आई, तो आई बराबर आ गया अपने पास में 7 एम्पियर। कितना आ गया? 7 एम्पियर। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपवन वेग वीडी की विद्युत क्षेत्र ई पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता ओम के नियम का पालन करती है? तो देखिए ओम का नियम का पालन कब होगा, और वीडी बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिए, ई टो अपॉन में एम इंटू ई, ये होता है रिलेशन। तो वीडी है वो ई की 1 घात के समानुपाती होता है। आ गई ना बात समझ में? वीडी है वो ई की 1 घात के समानुपाती होगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक तार जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर और उसकी लंबाई को खींचकर पहले वाली स्थिति से दुगुनी कर दें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है?
देखो एन स्क्वायर गुणा रेजिस्टेंस हो जाता है जब खींचकर लंबा किया जाता है। यदि लंबाई केवल एन गुणा करें तो एन गुणा रेजिस्टेंस हो जाता, खींचकर लंबा करते तो एन स्क्वायर गुणा हो जाता है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये हमारे पास में कोई चालक है, इसकी लंबाई है एल और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ए, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो होता रो एल बाई ए। ओके, अब हमने क्या कर दिया, इसको खींचकर, इसको क्या किया, खींचा, खींचा तो क्या हो गया, लंबाई बढ़ गई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घट गया। लंबाई इसकी होगी एल डेस जो कि पहले वाली लंबाई से एन गुणा है, क्षेत्रफल हो गया ए डेस जो पहले वाले क्षेत्रफल से 1/n गुणा है। ये कैसे आया कि इसका प्रारंभिक आयतन है v जो कि a इंटू एल, बाद में जो आयतन हो गया वो हमने लिया है ए डेस एल डेस, दोनों आयतन सेम होंगे तो अपने पास में ए डेस एल डेस बराबर क्या है, a इंटू एल, और यहां से आप ध्यान देंगे ए डेस बराबर में क्या पुट कर दूं, a इंटू एल, एल डेस बट्टे में क्या है एल डेस, तो एल डेस की वैल्यू कितनी है इंटू एल, तो एल से एल कैंसिल हो गया, ए डेस बराबर आ गया a बाई एन, a बाई एन, तो यही मैंने लिखा यहां पर। अब इस स्थिति के अंदर इसका जो रेजिस्टेंस है आर डेस बराबर रो एल डेस अपॉन में ए डेस, तो एल डेस की वैल्यू है एन इंटू एल, ए डेस की वैल्यू है ए बाई एन, एन ऊपर चला गया, एन स्क्वेयर रो एल बाई ए, तो आर डेस बराबर अपने को मिल चुका है एन स्क्वेयर इंटू आर, क्योंकि ये वाला जो मान है ना ये आर के इक्वल है, किसके इक्वल है, आर के इक्वल, तो आर डेस इक्वल टू आ गया है एन स्क्वेयर इंटू आर, एन स्क्वेयर इंटू आर आ गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने पास में है कि जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशियां नहीं बदलती। देखिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध मतलब चालक के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर कौन सी चीजें चेंज होती है, उसके ऊपर देखिए कौन सी चीजें चेंज होती है। तो रेजिस्टेंस ये तो इस तरीके से चेंज होता है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ताप चेंज होगा तो आर इस तरीके से चेंज होगा, तो आर तो चेंज हो जाता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। प्रतिरोधकता भी इस तरीके से ताप के ऊपर निर्भर करती है, सेम टाइप का फॉर्मूला होता है, तो प्रतिरोधकता भी इस तरीके से बदल जाती है। अब आती है बात अपवन वेग की। अपवन वेग बराबर होता है वीडी बराबर ई टो बट्टे में एम इंटू में ई। ओके, अब क्या होता है, ताप जब इंक्रीज होता है तो टो घट जाता है, टो क्या हो जाता है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो इसमें ये ऑप्शन भी इसके बारे में बात कर चुके हैं पहले। देखो एक क्वेश्चन के अंदर हमने इसके बारे में विश्रांति काल पर क्या इफेक्ट, मतलब ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल क्या हो जाता, घट जाता, दूसरा प्रश्न देखा इसी वीडियो में। तो किस राशि में चेंज नहीं होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होते, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में है कि दो वक्र हैं, वीआई वक्र को दिखाया गया है, तो इनमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो देखिए मैं यहां पर एक ग्राफ आपके सामने रख देता हूं, ये हमारे पास में ग्राफ है, एक तरफ V है दूसरी तरफ I है, और ऐसा ग्राफ है, ये एंगल है अपने पास में थीटा, तो ये वाली जो वैल्यू होती है यहां से यहां तक ये है V, ये क्या है V, और यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये हमारे पास में है I। तो देखिए यहां से इस रेखा का जो ढाल होता है उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, लंब बट्टे में आधार होता है, तो लंब तो हो गया ये V, आधार हो गया I, और ये होता रेजिस्टेंस। तो थीटा जिसका जितना ज्यादा होता है रेजिस्टेंस उसका उतना ही ज्यादा होगा। यहां से देखिए थीटा R, तो थीटा बढ़ेगा तो R बढ़ जाएगा। तो इस रेखा का जो ढाल है ये ऐसे है तो रेजिस्टेंस 0, ऐसे 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 बिल्कुल खड़ी हो गई तो इसका रेजिस्टेंस अनंत हो जाएगा। ओके, यहां देखें ये इधर V होना चाहिए इधर I होना चाहिए, ये हमने पहले देख लिया। इसका जो एंगल है वो है थीटा A, इसका जो एंगल है वो है थीटा
बी। थीटा ए है वो थीटा बी से बड़ा है, तो ए का जो रेजिस्टेंस है वो बी के रेजिस्टेंस से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होना है, ज्यादा होना है। आर ए ग्रेटर देन आर बी। तो दोनों का समान किसका पूछा है, चालक अधिक किसका होगा, ए का होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। ये जो चैप्टर है वैसे तो 3 ही अंक का है और छोटे मोटे 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बड़े क्वेश्चन आने में उनका यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटना हो तो बहुत आसान होता है। बड़े क्वेश्चन आराम से अपन पिकअप कर सकते हैं कि इन 2 में से, इन 4 में से ये एक आ जाएगा, 2 आ जाएंगे। बट छोटे क्वेश्चंस में से कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए ऐड किए हैं ताकि हम उस क्वेश्चन तक पहुंच जाएं जो हमारे को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है। इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली आपको वहीं पेपर में मिलने वाले हैं, क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि चित्र में 2 भिन्न भिन्न तापों पर चालक वी आई दिखाए गए हैं, ग्राफ दिखाए गए हैं। तापों के संगत रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, तो कौन सा कथन सत्य है। देखिए विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए कि इसके संगत जो रेजिस्टेंस है वो तो है R1, इसके संगत जो रेजिस्टेंस है वो R2 हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। इन तापों के संगत रेजिस्टेंस क्या है, R1 R2 है। अब इनमें से कौन सा ज्यादा, देखो ध्यान देना कि V और I के बीच में खींचे गए ग्राफ में ये वाला रेजिस्टेंस ज्यादा है, R2 क्या है, ज्यादा। अभी लास्ट वीडियो में देखो मैं इधर से बना रहा हूं भाई, एंगल इधर से बना रहा हूं। इधर से क्यों बना रहा हूं, क्योंकि I की तरफ से एंगल बनाने हैं। किधर से एंगल बनाने हैं, I की तरफ से, तो R2 बड़ा। और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसका ताप भी ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस क्या है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। बढ़ने पर प्रतिरोध की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, बढ़ता है। प्रतिरोध भी बढ़ता है, ठीक है। तो यहां से जो T2 है वो बड़ा हो जाएगा T1 से। T2 है वो क्या हो जाएगा, T1 से बड़ा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सुग्राही व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की स्थिति से अल्प विचलन होने पर धारा मापी में धारा होनी चाहिए। एक सुग्राही व्हीटस्टोन सेतु है। व्हीटस्टोन सेतु, अच्छा सुग्राही व्हीटस्टोन सेतु वही है कि संतुलन की स्थिति से, यदि संतुलन की स्थिति से यदि हम थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए, अल्प विचलन हो जाए, तो पर्याप्त धारा बहनी चाहिए। धारा कैसी होनी चाहिए, पर्याप्त धारा बहनी चाहिए, मतलब अधिक धारा बहनी चाहिए। धारा क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। आगे देखें, एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 80 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो चालक का रेजिस्टेंस कितना होगा। अपने पास में I का जो मान है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2 एम्पीयर, और इसके अलावा ये 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, और इसके साथ में H बराबर 80 जूल ऊष्मा का उत्पन्न होता है। H बराबर अपने पास में होता है I स्क्वेयर और T, तो यहां से R बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, H बटेवा I स्क्वेयर T, ठीक है। तो H की जो वैल्यू है वो है 80, I की जो वैल्यू है वो है 2, तो 2 गुणा 2 लिख देते हैं। T का जो मान है वो हमें दे रखा 10, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 में 4 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। कितना आ गया, 2 ओम। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक, तो देखिए प्रतिरोधकता को रो बराबर आर ए अपॉन में एल से हम पुट कर सकते हैं, तो रो का मात्रक वही होगा जो आर ए अपॉन में एल का मात्रक होगा।
जो भी आप फॉर्मूला जानते हैं उस फॉर्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हैं, मात्रक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहां से इसका मात्रक हो जाएगा ओम, इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम इंटू मीटर आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिए गए चित्र में व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में हो तो रेजिस्टेंस कैपिटल एस की वैल्यू क्या होगी, मतलब एस का मान हमें फाइंड आउट करना है। ये व्हीटस्टोन सेतु का डायग्राम है, काय का डायग्राम है, व्हीटस्टोन सेतु का। यहां से एक बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक जोड़ो तो जोड़ो, अन्यथा उससे भी काम चल जाएगा, ये जोड़ देते तो व्हीटस्टोन सेतु हो जाता है। अब देखो संतुलन की स्थिति में है तो एस का मान हमें ज्ञात करना है, ये पी कह दो, इसको आप क्यू कह दीजिए, इसको आप आर कह दीजिए, इसको एस कह दीजिए। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति में P बटेवा Q बराबर होता है R बटे में S। P का मान हमें इस क्वेश्चन में 30, Q का मान हमें 10, R की वैल्यू 18, S का मान हमें ज्ञात करना है। तो 18 गुणा 10 बटेवा 30, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, S बराबर आ गया 6 ओम। S बराबर कितना आ गया 6 ओम। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गतिशीलता का एसआई पद्धति में मात्रक, इसकी विमा हम पहले ही देख चुके हैं, अब की बार हमें पूछा है मात्रक। देखिए इसका मात्रक वोल्ट में दे रखा है, किस में दे रखा है, वोल्ट में। तो इसका मैं ये वाला फॉर्मूला यूज में लेता हूं, Vd बराबर होता है म्यू इंटू ई। तो यहां से म्यू बराबर आ गया अपने पास में Vd अपॉन में ई। तो म्यू का मात्रक वही होगा जो Vd अपॉन में ई का मात्रक होगा, Vd अपॉन में ई का मात्रक। Vd यहां पर अपॉन वेग है मीटर प्रति सेकंड और इसका हो गया वोल्ट प्रति मीटर। तो ये आ गया मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड, मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा I और अपवन वेग Vd के बीच में क्या रिलेशन होता है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, चलिए देखिए। तो देखिए I बराबर होता है Vd बराबर लिखता हूं मैं, उससे हम I बराबर निकाल लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हैं वो Vd बराबर ये वाला रिलेशन ध्यान में रखते हैं, I अपॉन में A N E। तो हमें I बराबर फाइंड आउट करना है, तो A N E Vd ये अपने पास में आ जाएगा। ओके, तो I बराबर A N E Vd, ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो देखो 1 किलोवाट घंटा, जिसको kWh से लिखते हैं 1000 वाट। 1 किलोवाट का मतलब कितना वाट, 1000 वाट। घंटे को मैं लिख सकता हूं 3600 सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूं, 3600 फिर 30 वापस, और ये वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड, और वाट इंटू सेकेंड इसको जूल कहा जाता है, इसको 3.6 इंटू 10⁻6 जूल कह देते हैं। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। देखो ये भी ऑप्शन में दे रखा था, मेरा एक बार नजर उधर चली गई, बट उसके आगे मैंने क्या देखा, फिर वाट देखा। तो यहां पर इन दोनों में से जो संख्यात्मक आंकड़े दोनों के सेम है, बट आपको मात्रक पर भी ध्यान रखना है। ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिए गए VI ग्राफ से प्रतिरोधक का मान बताइए। ये हमें एक ग्राफ दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, डायग्राम वाला। तो इसमें अपन को क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R का मान हमें यहां पर ज्ञात करना है। तो यहां से यदि इस टाइप का V और I के बीच में, तो आप चाहें तो ढाल से ज्ञात कर सकते हैं, या आप इनमें से इन दो का अंतर ले लीजिए, इन दो का अंतर और इन दो का अंतर। इन दो का अंतर है वो डेल्टा V हो जाएगा, इन दो का अंतर है वो डेल्टा I हो जाएगा। तो इन दो का अंतर तो कितना हो गया 8 - 6, इन दो का अंतर क्या हो गया
0.4 माइनस 0.3, 8 में से 6 निकालेंगे तो 2, ये आ गया 0.1, ये आ गया 20 ओम। कितना आ गया? 20 ओम आ गया। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विद्युत आवेश Q नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में गति कर रहा है, तो आवेश पर चुंबकीय बल का परिमाण। ये वैसे तो जो क्वेश्चन है ये चौथे चैप्टर में से आ गया। किस में से आ गया? चलिए देख लेते हैं, अब आ गया तो देख ही लेते हैं। क्या है प्रश्न? F बराबर बल लगता है क्यू वी बी साइन थीटा। अगले चैप्टर में तो इसको देखना ही है, पहले ही देख लेते हैं। तो यहां से अपने को इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में, तो साइन 90 डिग्री हो गया। साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान होता है 1। तो अपने पास में लगने वाला बल का मान, चुंबकीय बल पूछा है, क्यू वी बी आएगा। क्या आएगा? क्यू वी बी। ओके, फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि दो प्रतिरोध तार ए बी एक ही पदार्थ के बने हुए, दोनों की प्रतिरोधकता सेम है, एक की कुल लंबाई व त्रिज्या बी से दुगुनी है, तो ए और बी के प्रतिरोधों का अनुपात, बी की लंबाई L और बी का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A। अब बात करते हैं एक की लंबाई हमारे पास में है वो है 2L, ठीक है, और एक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये हो जाएगा, इसका दुगुना है, ये आ गया, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा? बी का, आर बी बराबर रो एल अपॉन में ए। फिर यहां थोड़ी चले, आर बी बराबर रो एल अपॉन में ए। यहां पर आ गया आर ए बराबर रो एल, एल की जगह है 2L, ए की जगह है 2A, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, रो एल बाई ए ही आ गया। तो ए का और बी का जो रेजिस्टेंस है वो दोनों क्या होते हैं? सेम। हमें यहां पर रेशियो पूछा है, हमें यहां पर क्या पूछा है? आर ए अपॉन में आर बी, तो ये आ गया 1:1। दोनों बराबर हैं, दोनों क्या हैं? बराबर हैं, इक्वल हैं। तो ये तो अब तक हमने देख लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन लेते हैं, कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेल रासायनिक ऊर्जा को ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। सेल का कार्य क्या है? देखिए, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का कार्य करता है। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। भौतिक राशि का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। अभी हमने एक भौतिक राशि देखी, प्रतिरोधकता रो, तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता कह दीजिए। इसका दूसरा नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। दूसरा नाम क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक भी ओम इंटू मीटर होता है। इसका सिंबल होता है रो। इसका सिंबल क्या होता है? रो होता है। ओके, किरचॉफ का पहला नियम संरक्षण नियम पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण नियमों पर आधारित होता है। फिर किरचॉफ का दूसरा नियम ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। इसमें किसी संधि पर जितना आवेश आएगा उतना आवेश चला जाएगा। इसमें किसी स्रोत द्वारा ऊर्जा दी जाएगी, उतनी ऊर्जा यूज में ले ली जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता घट जाती है। चालकता क्या हो जाती है? घट जाती है। यदि यहां पर प्रतिरोधकता आता, इसके स्थान पर क्या आता? प्रतिरोधकता। इसके स्थान पर क्या आता? प्रतिरोधकता। तो वो क्या हो जाती? इंक्रीज हो जाती, बढ़ जाती। प्रतिरोधकता बढ़ती है जबकि चालकता घट जाती है।
अति चालक पदार्थों का प्रतिरोध शून्य होता है। अति चालक पदार्थ वो होते हैं जिनका प्रतिरोध क्या हो, शून्य, जिनकी रेजिस्टिविटी शून्य होती है, चालकता अनंत होती है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ने पर बढ़ता है, लंबाई घटने पर घटता है। ठीक है, घटने पर घटता है, लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो कब घटेगा, जब लंबाई घट जाएगी। लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खुले विद्युत परिपथ में सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल के बराबर होता। खुले परिपथ में देखो V बराबर, हमने आपको इस वीडियो में एक रिलेशन बता दिया है, और खुले परिपथ में धारा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। धारा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, खुले परिपथ में I बराबर अपने पास में 0, तो जो टर्मिनल विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। ये अपने पास में 9वें क्वेश्चन का। तो सेल के टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के, तो यहां पर क्या आएगा, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर किसी चालक के अंदर, किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अफवा वेग से गति करते हैं। किस वेग से गति करते हैं, अफवा वेग। इन इलेक्ट्रॉनों का त्वरण शून्य होता है। देखो ये क्या करते हैं, मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, कि इनके ऊपर विद्युत क्षेत्र तो लगता है, लेकिन इनकी वेलोसिटी जैसे ही बढ़ती है ये किसी दूसरे परमाणु से टक्कर कर लेते हैं। कौन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात चल रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मैटर पर, चालक पर हमने विद्युत क्षेत्र लगाया, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, फिर टक्कर कर लेते हैं, फिर वापस डिक्रीज हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर डिक्रीज हो जाती है। तो ये लगभग एक नियत त्वरण से चलता रहता है। कैसे त्वरण से चलता रहेगा, एक नियत त्वरण से मूव करता रहेगा। ठीक है, तो त्वरण शून्य होता है, सॉरी, नियत वेग से गति करता रहता है, त्वरण 0 हो जाता है। त्वरण क्या हो जाता है, 0। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इकाई विद्युत क्षेत्र, क्वेश्चन सारे हो गए। हाँ, अब है कि इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों का अफवा वेग के परिमाण। देखो भाई, विद्युत क्षेत्र कितना लगा दिया, गतिशीलता की डेफिनेशन है इसमें। इसकी डेफिनेशन Vd बराबर या म्यू बराबर Vd अपॉन में E। यहां पर E बराबर आप कर दीजिए 1 न्यूटन प्रति कूलम। तो जो Vd है वो अपने पास म्यू के बराबर हो जाएगा, गतिशीलता के तुल्य होगा। किसके इक्वल होगा, गतिशीलता के इक्वल होगा। ओके, ओम के नियम का सदिश रूप J वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू ई वेक्टर, सिग्मा इंटू ई वेक्टर होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहा जाता है, धारा घनत्व कहा जाता है, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मीटर सेतु, मीटर सेतु टॉपिक हट गया, लेकिन आपको फिर भी ध्यान में रखना है, यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करेगा, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ओके, फिर विद्युत धारा का मान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बदलने से अपरिवर्तित रहता है। जैसे मान लीजिए ये कोई चालक है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यहां अलग है, इसकी मोटाई बढ़ जाती है, फिर इसकी मोटाई बढ़ जाती है, तो धारा सेम रहती है। धारा क्या रहेगी, सभी जगह धाराएं सेम रहेगी, कि यहां से आई बह रही है तो यहां से भी आई बहेगी, यहां से भी आई बहेगी। तो बदलने से विद्युत धारा का मान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बदलने से अपरिवर्तित रहता है। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रहता है। ओके,
अब देखो ये तो थे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। अब हम कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे और इनकी संख्या भी हमने अच्छी खासी ली है। लगभग इनकी संख्या हमने 18 से 20 की समथिंग 20 क्वेश्चन ये भी इंक्लूड किए हैं यहां पर। तो अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता रो और ताप टी के बीच में ग्राफ बताइए, बनाइए। तो देखिए यहां से हम एक तरफ तो लेते हैं प्रतिरोधकता, एक तरफ हम लेंगे ताप। एक तरफ हमने क्या ले लिया? ताप। एक तरफ हमने ले ली प्रतिरोधकता। तो ये चरघातांक के रूप से घटती है। प्रतिरोधकता ताप के साथ में क्या होती है? चरघातांक के रूप से घटती है। किसके लिए? अर्धचालकों के लिए जो प्रतिरोधकता की वैल्यू है वो घटती है। देखो ये फॉर्मूला तो ये होता है रो बराबर रो नॉट एक्सपोनेंशियल ईजी अपॉन में केटी। ये जो रो नॉट है ये प्रारंभिक प्रतिरोधकता है, ईजी है वर्जित ऊर्जा अंतराल संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का गैप, के बोल्ट्जमान नियतांक होता है आर अपॉन में एन ए के इक्वल होता है, टी यहां पर ताप है। तो ताप जैसे जैसे बढ़ेगा ये पावर वाली राशि घटेगी, घटेगी तो ये रो भी डिक्रीज होगा। ये चरघातांक के रूप से डिक्रीज होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से वही प्रश्न आ गया, ओम के नियम का सदिश रूप लिखिए। तो जे वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू ई वेक्टर, सिग्मा इंटू ई वेक्टर। धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो देखिए विद्यार्थियों जे बराबर होता है आई अपॉन में ए। यहीं से मैं इसकी डेफिनेशन दे रहा हूं कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहेंगे? धारा घनत्व कहा जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक तो पहला तो बिंदु हमारे पास में है, किनके ऊपर डिपेंड करेगा? पहला जो बिंदु है वो हमारे पास में है कि सेल के अंदर क्या होता है, इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ऐसे क्या होंगे? दो इलेक्ट्रोड, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उस पर ये क्या है? विद्युत अपगड़े पदार्थ में डूबा रहेगा। ऐसे इतना भाग इसका डूबा रहेगा। तो एक तो ये है सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है। दोनों इलेक्ट्रोडों, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर, दूरी पर। तो देखिए दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है L। वो कितनी है? L। तो ये R के समानुपाती होती है। दूसरा है विद्युत अपघटे, विद्युत अपघटे पदार्थ में, विद्युत अपघटे पदार्थ में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। वो कैसे डिपेंड करेगा? व्युत्क्रमानुपाती रूप में होगा। आर है वो उस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है जितना इसमें डूबा हुआ है वो क्षेत्रफल है ए। वो क्षेत्रफल कितना है? ए। और किन राशियों पर डिपेंड करेगा? और डिपेंड करता है विद्युत अपघटे पदार्थ की प्रकृति, विद्युत अपघटे, विद्युत अपघटे पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत अपघटे पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत अपघटे पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है। विद्युत अपघटे पदार्थ का ताप और उसकी सांद्रता। तो इन राशियों के ऊपर सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो डिपेंड
करता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं? जैसे ये हमारे पास में एक सेल है और ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक दूसरा इलेक्ट्रोड है, यहां से कोई कैपिटल आर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। तो यहां से एक धारा चलेगी, तो यहां से धारा चलेगी, यहां से यहां तक किसी आवेश को लाने में किया गया जो कार्य है उसी को हम टर्मिनल वोल्टता कहेंगे। तो ये जो टर्मिनल वोल्टता है उसमें ये बाह्य परिपथ में किसी आवेश Q को पूरा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। तो प्रति एकांक आवेश को सेल के बाह्य भाग में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। ओके, चलिए, क्या है? सेल के बाह्य भाग में, सेल के बाह्य भाग में किसी आवेश को, किसी आवेश को, किसी आवेश को एक टर्मिनल से, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य, टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल वोल्टता कहलाता है, टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। ओके, उस कार्य को हम क्या कहेंगे? टर्मिनल वोल्टता कहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध, तो ये P/Q इसमें बराबर होता है R/S। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये भी प्रश्न आ चुका है। ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पर काम करता है? ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि किसी दिए गए परिपथ में चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। धारा I की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहां पर आप ध्यान दें, इस बिंदु पर ये जैसे धारा है I1, इसको मैं कह दूं I2। तो I1 और I2 यहां से आ रही है, तो यहां से निकलेगी कितनी? जितनी आ रही है उतनी निकलेगी। तो 5 + 2 7 एंपियर यहां से बाहर निकलेगी। तो यहां से बहने वाली धारा कितनी हो गई? 7 एंपियर। अब यहां से जितनी आ रही है उतनी निकलेगी। तो 7 एंपियर आ रही है, निकल कितनी रही है? I निकल रही है, और कितनी निकल रही है? 4 एंपियर की निकल रही है। इसको बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो I बराबर 7 - 4, I बराबर आ गया 3 एंपियर। कितना आ गया है? 3 एंपियर हमें प्राप्त हो गया है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेल की टर्मिनल वोल्टता और सेल के विद्युत वाहक बल में एक अंतर लिखिए। देखो, टर्मिनल वोल्टता में तो प्रत्येकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेकर जाते हैं, और सेल के विद्युत वाहक बल में उसी आवेश को पूरा चक्कर लगवाते हैं, उसी आवेश को पूरा का पूरा चक्कर लगवाते हैं। चलिए, टर्मिनल वोल्टता की डेफिनेशन अभी अभी हमने देखी। सेल के विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर देता हूं। डेफिनेशन लिखनी है सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी आवेश को, किसी आवेश को
सेल में पूर्ण चक्कर लगाने में किया गया कार्य, पूर्ण चक्कर लगाने में, पूर्ण चक्र लगाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाता है? किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ओके, ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे तो अंतर आ जाएगा उनमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक सिंपल सा परिपथ दे रखा है जिसमें दो सेल लगे हुए हैं, ये 2 वोल्ट का, ये 4 वोल्ट का, दोनों विपरीत क्रम में है, तो कुल विद्युत वाहक बल तो कितना हो गया अपने पास में? कुल विद्युत वाहक बल हो गया है, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा लेंगे, 2 वोल्ट आ गया। धारा इनकी वजह से किधर बहेगी? इस वाली डायरेक्शन में बहेगी, इधर बहेगी। मैं उस धारा को आई मान लेता हूं। कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा? आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध सबका जोड़, क्योंकि सारे के सारे श्रेणी क्रम में है, तो R1 प्लस R2 प्लस में और यह आ गया 2 प्लस 2 प्लस R की वैल्यू अपने पास में 5, तो ये आ गया 9 ओम। कितना आ गया? 9 ओम। अपने को क्या पूछा है? धारा पूछी है, तो I बराबर होता है E बट्टे में कैपिटल R प्लस R, कुल रेजिस्टेंस, तो ये अपने पास में क्या आ गया? 2 बट्टे में 9, 2 बट्टे में 9 आ गया, 2 बट्टे में 9 आ गया विद्यार्थियों। 2 2 4 और 5 क्या आ गया? एम्पियर में आ गया आंसर। किस में आ गया है? एम्पियर में आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं विद्यार्थियों। आवेश वाहकों की गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। तो म्यू बराबर होता है Vd अपॉन में E। यही इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन वैसे आ चुकी है पहले भी कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने पर, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग, अपवन वेग क्या कहलाता है? अपवन वेग गतिशीलता कहलाता है। क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाता है, कहलाता है। वहां आवेश वाहक दे रखा है, यहां मैंने इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया। ऐसे 2 पदार्थों के नाम लिखिए जो प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो वो पदार्थ होते हैं अर्धचालक। ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। तो अर्धचालक कोई से भी 2, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड हो गया, गैलियम फास्फाइड हो गया। आप कोई से भी 2 अर्धचालकों के नाम लिख देंगे तो उनका ताप जब बढ़ता है तो प्रतिरोधकता डिक्रीज होती, घटती है। चित्र में एक ही धातु के 2 चालकों की प्रतिरोधकता क्रमशः ρ1 ओम इंटू मीटर, ρ2 ओम इंटू मीटर, ρ1 ρ2 का अनुपात पूछा है। देखो यहां पर इस वर्ड को आप समझो, एक ही धातु के 2 चालक हैं, एक ही धातु के 2 चालक हैं। तो एक ही धातु के जब 2 चालक हैं तो उनकी प्रतिरोधकता भी सेम होगी। प्रतिरोधकता क्या होगी? एक ही पदार्थ के बने हुए हैं तो उनकी प्रतिरोधकताएं सेम होगी। उनकी प्रतिरोधकताओं का अनुपात हमारे को यहां पर पूछा है, तो ये 1:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1:1 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में लंबाई, चौड़ाई, त्रिज्या ये सब कुछ दे रखा है, तो ये कंफ्यूजन करने के लिए है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए
विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r वाले एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से संयोजित किया जाता है। कैपिटल R पर वोल्टता याद कीजिए। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़े कि हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है कैपिटल R और इसको हमने एक स्रोत से जोड़ा है। इस स्रोत का विद्युत वाहक बल E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, कैपिटल R, यहां से बहने वाली धारा I। वोल्टता पूछिए तो सबसे पहले तो R का मान निकालते हैं, I का मान निकालते हैं। तो कुल विद्युत वाहक बल E बटे में कुल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब R पर विभव पतन, R पर वोल्टता हमें यहां पर चाहिए। तो R पर वोल्टता V बराबर होता I इंटू R। I की वैल्यू कितनी है? E बट्टे में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये कैपिटल R आ गई, ये हमारे पास में वोल्टता आ गई है। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, वीडियो के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। वीडियो लंबा होने के पीछे रीजन यही है कि क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाएंगे और कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने एक एक क्वेश्चन को खोद खोद कर निकाला है। किस टाइप से पूछे जा सकते हैं उनका हर एक तरीका आपके सामने रखा है। सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। सेल के विद्युत वाहक बल को हम पहले ही परिभाषित कर चुके हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल के आंतरिक भाग में धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या है भाई? सेल के अंदर, सेल के अंदर धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, उत्पन्न बाधा सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। देखिए, किरचॉफ का पहला नियम या दूसरा नियम आपको पूछा जा सकता है। किरचॉफ का जो पहला नियम है वो हमें यह कहता है किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी है, नियम आपको ध्यान में रखना है, इसका गणितीय रूप आपको ध्यान में रखना है। समेशन I इक्वल टू 0। इसमें कौन से ऊर्जा संरक्षण नियम का, कौन सा संरक्षण नियम की अनुपालना होती है? तो वो है आवेश संरक्षण नियम यहां पर लागू होता है। ठीक है, ये सारी जानकारी इस प्रथम नियम के बारे में आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि किसी बंद परिपथ में विभव पतनों का योग शून्य होता है। विभव पतनों का योग क्या होता है? शून्य होता है। तो इसका आपको गणितीय रूप, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। ये इसका गणितीय रूप हो गया है। क्या हो गया? गणितीय रूप। इसमें ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना होती है। कौन से नियम की अनुपालना होती है? ऊर्जा संरक्षण। तो स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म और कौन सा कंजर्वेशन लॉ इसमें लागू होता है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित चित्र। तो देखिए, व्हीटस्टोन सेतु के अंदर 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। कितने रेजिस्टेंस लगे होते हैं? इस तरीके से हमारे पास में 4 रेजिस्टेंस होंगे। कितने रेजिस्टेंस होंगे? 4। यहां पर एक कुंजी होगी, यहां पर एक धारा मापी होगा। ये हमारे पास में A है, ये B है, ये C है, ये D है। A और C के बीच में एक सेल, एक कुंजी, चाहे तो आप यहां पर एक धारा नियंत्रक भी संयोजित कर सकते हैं। ये हमारे पास में क्या है? एक सेल है, ये कुंजी है, ये धारा नियंत्रक है और ये एक अन्य कुंजी है। ये P रेजिस्टेंस, Q रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस, S रेजिस्टेंस, यहां से बहने वाली धारा I, यहां से बहने वाली धारा I, यहां से I1 जा रही है, यहां से I2 जा रही है। ओके, इतना कर दीजिए, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित चित्र हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। किसी चालक में बहने वाली धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध लिखिए। ये संबंध भी हम बहुत बार देख चुके हैं। Vd बराबर क्या होता है? I अपॉन में ANE। ओके,
अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि चित्र में किसी चालक में बहने वाली धारा आई तथा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर V को ग्राफ द्वारा दिखाया गया है, तो चालक का प्रतिरोध कोण थीटा के व्यंजक में कितना होगा। चालक का रेजिस्टेंस हमें R की टर्म्स में फाइंड आउट करना है। आप यहां पर देखेंगे कि इसमें V इधर है, I इधर है और थीटा V की तरफ दे रखा। ऐसा प्रश्न विद्युत धारिता से रिलेटेड मॉडल पेपर में मौजूद है, मॉडल पेपर में मौजूद है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये है I, ये क्या है I। यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है वो है V। ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण है और ये अपने पास में आधार है। ये क्या है अपने पास में आधार। ओके, हम प्रतिरोध बराबर क्या जानते हैं, हमारे को तो प्रतिरोध का मान थीटा के टर्म्स में चाहिए। प्रतिरोध R बराबर होता है V बट्टे में I। V यहां पर क्या चीज है, आधार है। V क्या चीज है, आधार है। V यहां पर आधार है और I क्या चीज है, I देखो वहां लंब लिखा हुआ है और आधार बट्टे में लंब होता है कोट थीटा। क्या होता है, तो R बराबर आ चुका है कोट थीटा। क्या आ चुका है विद्यार्थियों, कोट थीटा आ चुका है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। इस वीडियो का, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन हमारे सामने है कि यहां से 3 एम्पियर की धारा आ रही है और ये 2 ओम, ये 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम। चित्र में प्रदर्शित परिपथ में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। विभवांतर VB माइनस VD क्या होगा। VB माइनस VD पूछा है, ठीक है। चलिए कैसे निकालें इसको। तो यहां से आप ध्यान देंगे, इस सर्किट में से बहने वाली जो धारा है इसमें से कितनी बहेगी, तो इसमें से अपने पास में रेजिस्टेंस रह गया ये और इधर रेजिस्टेंस रह गया ये। इस रेजिस्टेंस का मान है 5 ओम और इस रेजिस्टेंस का मान है 10 ओम। ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगी। 3 एम्पियर कितने टुकड़ों में टूट जाएगी, जिधर रेजिस्टेंस कम है उधर से ज्यादा धारा बहेगी 2 एम्पियर और इसमें से बहेगी 1 एम्पियर। इसमें से कितनी धारा बहेगी, 1 एम्पियर प्रवाहित होने वाली है, ठीक है। हमारे को क्या पूछा है, यहां से 1 एम्पियर धारा बह रही है तो इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो चुका है। यहां से मैं देखिए ऐसे पुट करूंगा, VA माइनस VB बराबर I इंटू R ये होता है। तो I की वैल्यू यहां से बहने वाली जो धारा है वो है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस यहां पर है 2, तो ये आ गया रेजिस्टेंस 2, तो ये आ गया 4 वोल्ट। कितना आ गया, VA माइनस VB कितना आ गया, VA माइनस VB आ गया 4, क्योंकि यहां से बहने वाली धारा कितनी है 2 एम्पियर, यहां से बहने वाली धारा है 1 एम्पियर, ठीक है। अब अपन को चाहिए VA माइनस VD, VA माइनस VD। तो यहां से बहने वाली धारा इसको I डैश से, यहां वाले रेजिस्टेंस को R डैश से। तो बहने वाली धारा तो है 1, रेजिस्टेंस यहां पर है 4, तो ये भी कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया विद्यार्थियों। दोनों ही 4 वोल्ट हो गए, दोनों ही क्या हो गए 4 वोल्ट। इस पर भी 4 वोल्ट, इस पर भी 4 वोल्ट, ये सेम है तो इन दोनों के बीच का विभवांतर 0 आ जाएगा। कितना चाहिएगा, चाहे तो अपन को क्या चाहिए VB माइनस VD, तो इसमें से ये घटा दो, VA माइनस VB माइनस VA माइनस VD, तो ये आ गया अपने पास में। ये जो आप देख रहे हैं तो ये तो हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में। ये वाला चाहिए था, थोड़ा सा हमने जो, चलिए पुनः देखें, दोबारा देखें। ये तो आ गया अपने पास में VD और यहां लेता हूं VB, ठीक है। VA माइनस VD कितना
4, फिर ये वाला माइनस का साइन, वीए माइनस वीबी कितना, ये भी 4, ये 0 आ गया। अब यहां पर माइनस में वीडी, ये हो गया प्लस में वीबी माइनस वीडी बराबर आ गया 0। इधर तो दूसरा आंसर भी आ सकता था, दूसरा आंसर भी पॉसिबल था। यदि जैसे मान लो कि यहां पर 3 ओम ही होता और यहां 7 होता तो धारा तो एक ही बहती, तो 3 ओम होता तो यहां पर वोल्टेज 3 वोल्ट आता, 3 वोल्ट आता तो इनका डिफरेंस हमारे को कुछ और मिलता, कुछ अलग मिलता। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना सीख जाइए, क्योंकि कई बार जब पेपर थोड़ा सा घूमकर बनता है, थोड़ा सा जटिल बनता है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। विद्यार्थियों, आप हमारे साथ में कंटिन्यू बने रहिए। आप यदि यहां तक इस वीडियो में पहुंचे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि हमारे को मोटिवेशन तभी मिलेगा। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर कमेंट करके बताइए, और इसमें कोई क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो वो भी हमें यहां पर आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके, उसको देखा जा सके कि क्यों समझ नहीं आया, या कहीं पर त्रुटि हो तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चौथा चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।